हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है वो आपके इतिहास के पार्ट 2 पर आधारित है। वर्कशीट नंबर है 11, डेट है 2/11/2020 और क्लास 8 के लिए यानी कक्षा 8 के लिए वर्कशीट है। और वर्कशीट का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। आइए चलिए अब हम वर्कशीट देखते हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थीं। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के पूर्व में एक नई ताकत उभरने लगी थी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर हासिल किया। यानी कि पूर्वी दिशा में यानी भारत की दिशा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से क्या ले लिया, एक इजाज़तनामा कि वो वहाँ पर जाके व्यापार कर सकते हैं। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, यानी कि वहाँ पे नए जगहों पर जाकर खोजबीन कर सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। यानी कि चीज़ें सस्ती खरीद के वो अपने देश में ले जाके महंगी उसमें बेचें और उससे मुनाफा कमाएं। सेकंड, लेकिन यही शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों यानी दूसरी जो यूरोप की जो ताकतें थीं, जो शक्तिशाली देश थे जैसे फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। यानी पूर्वी दिशा में जो भी राज्य थे, देश थे या बाज़ार थे, उनमें उनको आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। यानी इंग्लैंड से पहले कौन पहुंच गया था भारत में? पुर्तगाली। और उन्होंने अपना ठिकाना किसको बनाया? गोवा को। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की बड़ी ज़बरदस्त मांग थी, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी और भारत में ये सूती कपड़ा, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की पैदावार बहुत ज़्यादा थी और ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी भी लगता था। तो वहाँ के बाज़ारों में भारत की इन सब चीज़ों की बहुत मांग थी। आगे, सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा, क्योंकि सभी कंपनियां आके इन सब चीज़ों को खरीद रही थी। तो बेचने वालों ने भी अपनी जो वस्तुओं की कीमत थी उनको बढ़ा दिया, और जिसकी वजह से यूरोप का जो था वो घाटा बढ़ने लगा, क्योंकि अब उन्हें मुनाफा नहीं हो रहा, महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं और वहाँ पे भी जाके महंगाई में बेच रहे हैं, तो उनको कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। आगे है, बाज़ारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। किलेबंदी का मतलब है कि उन्होंने जगहों को घेरा बना लिया। जैसे हम अपने घरों के आगे चारों तरफ बाउंड्री बना लेते हैं ना, इस तरह से उन्होंने भी जहाँ पर भी उन्होंने अपना डेरा लगाया था उसके चारों तरफ बस्तियाँ बसाईं। जहाँ पे भी उन्होंने अपने टेंट लगाए थे वहाँ पे उन्होंने चारों तरफ बाउंड्रियाँ बना ली और किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इसका मतलब ये था कि ये उनका क्षेत्र है, ठीक। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्यों का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से ही दुखी थे। क्योंकि अब जो राजस्व, जो भी राज्य को मुनाफा होता था, अब वो सीधा सीधा कंपनियों के पास जा रहा था, तो इसलिए जो राज्य थे वो भी व्यापारिक कंपनियों से दुखी हो गए थे। आगे है, उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबेदारों को देखते हैं, क्योंकि बंगाल के जो सूबेदार थे यानी जो बंगाल के लोग थे जो शासन करते थे वहाँ पे, उनके बारे में देखते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया
जाता था। ठीक है, इंग्लिश का मतलब है कि अंग्रेज़ों की फैक्ट्री एक लगाई गई जहाँ पर निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। ठीक है, यानी कि जो चीज़ वो भारत से ख़रीद रहे हैं उनको वहाँ पे इकट्ठा करते थे और फिर वहाँ से लेके अपने देशों में जाते थे। आगे जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित कर दिया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। ठीक, और 1698 में मुग़ल अफसरों को सिर्फ रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली, जिससे एक गांव कलिकाता तथा जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। शुल्क का मतलब है कि टैक्स। तो अब क्या था कि उन्होंने एक परमिशन ले ली औरंगजेब से कि हम अब व्यापार तो करेंगे लेकिन व्यापार के बदले में कोई भी टैक्स हम आपको नहीं देंगे। ठीक, आगे है, हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए। क्या हुआ, जब उनको ये परमिशन मिल गई कि आप शुल्क नहीं दोगे, तो उन्होंने क्या करा कि जो कंपनी के अधिकारी थे, जो कंपनी में लोग काम करते थे, वो भी अपना बिजनेस करने लग गए और उन्होंने भी टैक्स देना मना कर दिया कि हम भी टैक्स नहीं देंगे। लेकिन ये जो फरमान जारी किया था, जो परमिशन दी थी, वो सिर्फ कंपनी के लोगों के लिए थी कि कंपनी क्या कहते हैं, कंपनी ही टैक्स नहीं देगी। ठीक है, बाकी अगर उसका कोई कर्मचारी कार्य करेगा तो या व्यापार करेगा तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। आगे है, नतीजा ये हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। ठीक, अब इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला। जो व्यापार करने का एक अधिकार था, जो चार्टर बनाया था, उन्होंने इजाज़तनामा दिया था, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ। इससे उनको ये फ़ायदा हुआ, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है और इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती है, वहाँ से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेचकर मुनाफा कमा सकती है। ओके, सेकंड है, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे। धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी। लेकिन सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, यानी जो कंपटीशन हो गया था बहुत सारी कंपनियों के बीच में कि हमें ख़रीदना है, तो उस प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी और उनका जो यूरोपीय कंपनियों का मुनाफा घटने लगा था। थर्ड क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि कंपनी ने मुग़ल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया था, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, न कि कंपनी के अफसरों को निजी व्यापार के लिए दिया था, और उन्होंने शुल्क चुकाने से भी इनकार कर दिया था, जिससे जो बंगाल का राजस्व था वो बिल्कुल कम हो गया था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खां, उन्होंने इसका विरोध किया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन ये है आपके लिए, आपको बताना है कि किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार के आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के द्वारा विस्तारपूर्वक लिखिए। यानी अगर कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ अगर आपके जीवन में एकाधिकार कर ले, यानी आपके किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित कर ले, यानी उसी का अधिकार है, तो आपका जीवन कैसे प्रभावित हो जाएगा। और अपने जीवन से किसी एक उदाहरण द्वारा विस्तारपूर्वक भी आपको बताना है, यानी अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल लेना है और आपको वो एक्सप्लेन करना है कि आपकी लाइफ कैसे प्रभावित होगी, इफ़ेक्टिव होगी।
ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो आपकी वर्कशीट है इसको आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं और वर्कशीट को कंप्लीट करके अपनी अपनी एसएसटी के क्लास के ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है, तो इसलिए अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप एक बार और पढ़ लेना और सुन लेना, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।